Welcome to online class. So as you all know, we have discussed our chapter in our previous class. And today we will discuss some of the questions of our chapter. So be attentive while answering these questions because I will give you some answers and some answers you have to give me. How? I will give you some homework. So first I will answer some questions and then I will give you some questions to answer in your homework. So be prepared. So tick the correct option. First question. Which one of the following is not a factor of soil formation? तो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर कौन नहीं है? टाइम नहीं है? पता नहीं, आप बताइए. सॉइल टेक्सचर है या नहीं? और थर्ड क्या है? ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है. तो ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं तो आप देखिए. तो अगर यहाँ हम देखें तो टाइम और ऑर्गेनिक मैटर तो मैंने आपको बताया था शायद वहां पे. हमारा आंसर हो सकता है क्या? सॉइल टेक्सचर. कि सॉइल टेक्सचर जो है वो एक फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन. चलिए हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं. आ जाइए सॉइल में. सॉइल से हम क्या कर लेते हैं, एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भाई वेदर वी आर गेटिंग राइट और नॉट. यहाँ पे देखिए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. द मेजर फैक्टर्स ये है टोपोग्राफी. अदर फैक्टर में टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पे था. टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइम भी था, ऑर्गेनिक मटेरियल भी था. और यहाँ पे सॉइल टेक्सचर के बारे में क्वेश्चन नहीं दी हुई. और आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा सॉइल टेक्सचर. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वी कैन फाइंड इट इन अवर बुक्स. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? कि भाई स्टीप स्लोप्स में सॉइल इरोजन किस तरीके से चेक किया जाए? शेल्टर बेड से नहीं, मल्चिंग से नहीं, वहां तो मटेरियल होता है. टेरेस कल्टीवेशन, बिल्कुल. टेरेस कल्टीवेशन आप देखिएगा वहां पे स्लोप्स में ही तो होता है अलग अलग कल्टीवेशन के लिए. तो टेरेस कल्टीवेशन से, टेरेस फार्मिंग से हम ये सॉइल इरोजन चेक कर सकते. ये क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट है सॉइल इरोजन को स्टीप स्लोप्स पे चेक करने का. अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन. आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं आपके ऊपर. टेरेस फार्मिंग मल्चिंग में तो मटेरियल यूज करते हैं, शेल्टिंग बेल्ट में क्या करते हैं, कुछ पेड़ वगैरह लगा देते हैं. अब आ जाइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ताकि वेंटिलेशन वगैरह ना हो उसमें. तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. हमने नेचर के कंजर्वेशन के बारे में कई चीजें की. हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या फेवर में नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में क्या नहीं. नेचर को कंजर्व करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए. देखिए स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज. नेचर को कंजर्व करने के लिए आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए बल्ब जब यूज में नहीं ले रहे हो, बिल्कुल कर देना चाहिए. क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, बिल्कुल. डिस्पोज पॉलीवैक्स आफ्टर शॉपिंग. इसे करते भी हो तो भी नेचर में कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पॉलीवैक्स है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, वो तो कभी खत्म होगा नहीं. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड हो गया. ऐसा करना सही है, मगर एक बात बताइए, पॉलीवैक्स को आप डाल भी दोगे तो भी पॉलीवैक्स तो पॉलीवैक्स ही रहेंगे, खत्म तो होंगे ही नहीं. नेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. बस ये है कि नेचर को वो डिग्रेड जरूर करेगा. तो इस वजह से हमने, हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया. ठीक है, अब चाहे तो अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट बी. टिक द करेक्ट आंसर और टिक द स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन. चलिए देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. मतलब यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. बिल्कुल है, यूपी में देखा ही है आपने, ब्रह्मपुत्र आसाम में भी है. तुम्हारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ओवर पॉपुलेटेड रीजन है, फर्टाइल रीजन है ये. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? ये आप सबको मैंने बता रखा है, कोई पार्ट में आप देख लीजिएगा लेक्चर्स में. वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. डिक्लाइन हो रही है, बिल्कुल हो रही है. वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया जो है वो डिक्लाइन
बढ़ती जा रही है, बिल्कुल हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी तो कम होती जा रही है ना, ये सही है आंसर। थर्ड देखिए, rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping। ना 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 इंटरक्रॉपिंग तो नहीं होता, शेल्टर बेल्ट हो सकता है। अब चलिए चेक कर लेते हैं शेल्टर बेल्ट है या इंटरक्रॉपिंग है, वेदर वी आर गेटिंग राइट और नॉट। चलिए आ जाइए सॉइल के पार्ट पे। ये देखिए इंटरक्रॉपिंग, ये तो अल्टरनेट रोज में होता है, आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। शेल्टर बेड्स देखिए, शेल्टर बेड्स आर रोज ऑफ ट्रीज यूजुअली अलोंग फेंस लाइंस, दे आर प्लांटेड मेनली टू प्रोटेक्ट एनिमल्स और क्रॉप्स फ्रॉम कोल्ड विंड्स बट ऑल्सो टू गिव शेड। तो ये विंड इरोजन से बचने के लिए, यहाँ पे देखिए और ये अल्टरनेट रोज में होता है टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। तो इस तरीके की चीजें हमें देखनी चाहिए। तो चलिए आ जाइए, हमारा आंसर क्या होगा। The rows of trees planted in the coastal area to check the wind movement is called not intercropping, it is shelter belts। Now fourth, human interference and change of climate can maintain the ecosystem। कैसा क्वेश्चन है, देखिए आप, अगर आप ह्यूमन हो, इंटरफेयर कर रहे हो किसी चीज में, कुछ चेंजेस ला रहे हो क्लाइमेट में, तो इकोसिस्टम मेंटेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। कैन मेंटेन, इट कैन नॉट मेंटेन द इकोसिस्टम, डिग्रेड ही होगा इकोसिस्टम। तो ये गलत हो गया। अब आ जाइए हमारे सी क्वेश्चन पे। देख लीजिएगा जो भी आंसर दिए गए हैं उन सबको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर तो हर जगह होती है, इधर भी हो सकती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपसे भी तो ह्यूमन एरर होती है, तो टीचर से भी हो सकती है, तो हर किसी की ह्यूमन एरर हो सकती है, तो यू शुड बी अटेंटिव। विच आर द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो भाई आपको क्या बताना है, दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताना है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। मैंने आपको बताया था सॉइल फॉर्मेशन के लिए फैक्टर कौन कौन जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, मॉइस्चर जरूरी है, तो ये मैंने आपको बता दी थी। एक तो क्या है, एक तो है टेम्परेचर, और एक क्या है, एक है मॉइस्चर। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। आपको अगर इसमें डाउट है तो आपको मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सॉइल फॉर्मेशन पे आ जाइए। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मेजर सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी वगैरह, ये सब है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में देखिए टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमन। तो अगर आप चाहें तो हम रेनफॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे रेनफॉल भी दिया हुआ है क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ समथिंग, तो ये सब हम देख चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, या तो मॉइस्चर लिख दीजिए, मॉइस्चर में भी क्या होता है, रेन का ही रेनफॉल ही होता है, तो या फिर इसे रेनफॉल लिख दीजिए। दोनों की दोनों क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, बट मॉइस्चर जो रेनफॉल से आता है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रेनफॉल होगा कंपेयर टू मॉइस्चर। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन, सॉरी अब आपका सेकेंड ही क्वेश्चन चल रहा है, सेकेंड हमारा नहीं हुआ था ना। तो राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसके दो कारण बताओ, वाई लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। तो चलिए हम हमारी बुक में ही देख लेते हैं। सबसे पहले लैंड पे आ जाओ। लैंड कहाँ पे आया था, सॉइल से पहले था, सॉइल के बाद था? तो हमने पहले लैंड देखा था, फिर सॉइल देखा था, तो हमें क्या देखना है, हमें लैंड डिग्रेडेशन बताना है। आ जाइए लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, लैंड यूज है यहाँ पे।
लैंड डिग्रेडेशन। क्यों होता है अभी लैंड डिग्रेडेशन? ग्रोइंग पॉपुलेशन देन एवर ग्रोइंग डिमांड has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing the nature. Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on organizing some of the main methods used to conserve land. ये हमने देख लिए। मगर कारण क्या क्या है भाई? कारण है लैंडस्लाइड। हमें क्या बताना है? हमें कोई भी दो कारण बताने हैं डिग्रेडेशन के। ये डिग्रेडेशन के कोई भी दो कारण बताइए। तो लैंड डिग्रेडेशन के दो कारण बताने हैं भाई, आ जाइए। ये तो हमने इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे बता रखे हैं। तो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड में आप ये देख सकते हैं क्या है भाई? लैंडस्लाइड के कारण सॉइल इरोजन, ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन। तो ये आप बता सकते हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है कम हो रहा है। इस तरीके की रीजन आप दे सकते हैं, और चाहे तो आप मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यहाँ पे वाई इज लैंड कंसीडर, सॉरी, राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। एक तो क्या है? एक तो हो रहा है हमारा सॉइल इरोजन, उसकी वजह से भी लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है। और एक लीचिंग भी हो रही है, आप सबको पता होगा, लीचिंग मैंने बताया था। ठीक है, और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ये तीन रीजन मैंने बताया, आप कोई भी दो लिख सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। व्हाई इज लैंड कंसीडर्ड है इंपॉर्टेंट रिसोर्स? लैंड को इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है, ये हमें बताना है। चलिए, क्यों माना जाता है भाई लैंड को इंपॉर्टेंट रिसोर्स? हम ये भी हमारे बुक में ही देखेंगे। एवरीथिंग इज इन योर बुक, सो यू शुड स्टडी योर बुक केयरफुली। लैंड रिसोर्सेज का हमें क्या बताना है? इंपॉर्टेंस बताना है। व्हाई इज लैंड इंपॉर्टेंट टू अस, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, क्यों लैंड इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय इट। ठीक है, और लैंड का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड आउट ऑफ दिस ओनली 30% इज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। This is because there are certain areas where the terrain is uneven, with steep mountains, deserts, with extremely hot climate, thick forest, low living water load area. It is only the flat plains and river valleys with fertile soil and favorable climate conditions where majority of the population lives. तो इस वजह से हमारे लैंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप चाहें तो कुछ लैंड यूज भी लिख सकते हैं, वे लैंड यूज भी जरूरी है और इस वजह से हम लैंड का यूज करते हैं, इस वजह से हमारे लिए लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी आप बता सकते हैं चाहे तो। हमारा ये आंसर मैंने आपको बता दिया लैंड रिसोर्स का, वही हमारा यहाँ पे होगा कि व्हाई इज लैंड रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट टू अस। चाहे तो लैंड यूज का भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। अच्छा, ये सब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई भी दो स्टेप्स बता देने किसके? गवर्नमेंट के, जिनकी वजह से उन्होंने क्या किया? प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया। गवर्नमेंट के कोई स्टेप्स बता। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स किस में आते हैं? नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं या वाइल्ड लाइफ में आते हैं? दोनों में ही आते हैं। अब गवर्नमेंट के आपको कोई दो स्टेप्स बताने, तो कोई से भी स्टेप्स हो सकते हैं प्लांट और एनिमल्स को करने के लिए। एक तो मैंने आपको बताया था नेशनल फॉरेस्ट वाला प्लान बताया था ना मैंने आपको, कि इंडिया ने वो वाला प्लान रखा है। और साइट्स का मैंने आपको बताया था, साइट्स तो इंटरनेशनल है बट हमें गवर्नमेंट का चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया अभी? प्लांट और एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत सारे वो प्रोजेक्ट टाइगर लाई होगी, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाई होगी, तो कई तरीके के वो इंस्ट्रूमेंट्स लाई होगी फॉर देयर कंजर्वेशन। प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए, बहुत सारे बनाए। तो ये सबके डिफरेंट हो सकते हैं,
इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। फिफ्थ, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। 3 वेज बताने, 3 तरीके बताने हैं क्या करने के, वाटर को कंजर्व करने के 3 तरीके बताओ। ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट हमें जो बुक में दिया हुआ है वही अगर लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आ जाइए वाटर पे, इस पे आना है। अब वाटर पे आ जाइए। चलिए, कहाँ है वाटर, ये रहा। हमें क्या बताना है, वाटर को कंजर्व करने के 3 उपाय बताने। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं चाहिए, वाटर रिसोर्स इंडिया, कंजर्वेशन के 3 तरीके बताने। मैंने आपको तरीके बताया थे, ये देखिए। पहला, वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबल फॉर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडी। बीस में यहाँ पे कुछ एफ्लुएंट लिख दिए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ये आपके वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड, इरिगेटिंग फील्ड्स और द कैनाल शुड बी प्रॉपर्ली लाइन्ड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर। इस तरीके के आप 3-4 रीजन बता सकते। तो चलिए, ये हमने 3 तरीके बता दिए वाटर को कंजर्व करने। अब आ जाइए हमारे कुछ एक्सरसाइजेस। चलिए एक्सरसाइजेस कर लेते हैं हम हमारी कुछ। इनमें से कुछ एक्सरसाइज मैं कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क के लिए करनी ही होगी। चलिए, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन लेटरेटिक सोइल। में क्या ग्रो होता है ये आपको बताओ। मैंने बताया था लेटरेटिक सोइल कहाँ कहाँ मिलती है, बताइए लेटरेटिक सोइल कहाँ कहाँ मिलती है भाई, ये भी मैंने आपको बता रखा है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं लेटरेटिक सोइल कहाँ कहाँ मिलती है। हमने सोइल में देखा था लेटरेटिक सोइल के बारे में, ये एलुवियल थी, ब्लैक है, रेड है, लेटरेटिक। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, ठीक है। और इट इज वेरी फर्टाइल, नहीं इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। कुछ चीजें उड़ा के ले जाती है तो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, उड़ा के ले जाती है, जबकि जो रिवर से डिपॉजिट करती है मगरी उड़ा देती, तो ये फर्टाइल नहीं होती। श्रब्स ग्रो ऑन दिस सोइल। क्या ग्रो होता है यहाँ पे, श्रब्स, कुछ झाड़ियां वगैरह ग्रो हो जाते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। क्या ग्रो होता है भाई, श्रब्स ग्रो होते हैं। हमें आंसर में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन लेटरेटिक सोइल। तो भाई कॉफी नहीं होती, वीट नहीं होती, होती क्या है, श्रब्स होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा श्रब्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक मटेरियल। तो भाई वेदर्ड रॉक मटेरियल जो है उसकी लेयर क्या है, विच डेवलप्स इनटू ट्रू सॉइल कॉल्ड होरिजन ए, होरिजन बी। व्हाट इज द लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक मटेरियल विच डेवलप्स इनटू ट्रू सॉइल। चलिए आ जाइए, व्हाट इज द लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक मटेरियल। आ जाइए देखते हैं हमारे कौन से ओरिजिन में आता है ये। आपको बुक में इसका आंसर मिल जाएगा, मैंने आपको बताया भी था क्या होता है। आ जाइए ओरिजिन पे। कई तरीके के ओरिजिन हमने देखे थे, आप सबको पता होगा लैंड के ओरिजिन। चलिए ये देखिए, ओ होरिजन द टॉप मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज एंड पार्टली। ये देखिए, ये नहीं है वाटर, हमें क्या देखना है, वेदर्ड रॉक मटेरियल वाले देखना है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, मोर मिनरल्स देन दिस सबसॉइल, इट इज अ लेयर पार्शली वेदर्ड रॉक मटेरियल। ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, इट इज अ लेयर ऑफ पार्शली वेदर्ड रॉक मटेरियल। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी ओरिजिन। चलिए आ जाइए, हमें सब कुछ हमारे बुक में मिल जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हमारा आंसर क्या होगा, सी ओरिजिन। देखिए मिल गया ना, तो जो भी है हमारी बुक में आपको मिल जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, फिर इन द ब्लैंक्स भरने हैं भाई। पढ़िए क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं, तो श्रब्स ग्रो इन एरियाज ऑफ, कहां पे जो है श्रब्स ग्रो होते हैं, हैवी रेनफॉल में, लो में या मॉडरेट में, ये आपको बताना। तो जहां तक मेरा मानना है, श्रब्स तो लो रेनफॉल में होते हैं। श्रब्स किस में होते होंगे, लो रेनफॉल में। पर चलिए आपके कंफर्मेशन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई कौन से रेनफॉल में जो है श्रब्स ग्रो होते हैं। आ जाइए,
शब्द कहाँ पे ग्रो होते हैं, आइए देख लेते हैं। शब्द कहाँ पे ग्रो होते हैं ये हमें देखिए। यहाँ पे नहीं है, हमें आगे जाना होगा। मुझे तो आंसर पता है, बट आपके लिए मुझे बताना ही जरूरी रहेगा ताकि आपको इसका आंसर आसानी से मिल पाए। शब्द वगैरह ये जो क्या है, फॉरेस्ट है, तो हमें कहाँ पे मिलेगा भैया? ये हमें फॉरेस्ट वगैरह में मिलेगा, तो मतलब नेचुरल वेजिटेशन पे हमें ये मिल सकता है। चलिए नेचुरल वेजिटेशन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए ये स्कब्स है। हैवी रेनफॉल में हमने क्या देखा था? बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह थे। मॉडरेट रेनफॉल में स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रो फॉर्मिंग ग्रासलैंड्स ऑफ ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल थ्रोनी श्रब्स एंड स्कब्स ग्रो। देखिए मिल गया ना श्रब्स के बारे में, झाड़ियाँ वगैरह छोटी छोटी। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया लो रेनफॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया। कंफर्मेशन तो जरूरी है वरना आपको शक हो सकता है whether it is right or not. The cluster of trees growing close to each other is called what? जब क्लस्टर ऑफ ट्रीज एक साथ ग्रो करा रहे हैं हम क्लोज टू ईच अदर, उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था शेल्टर बेल्ट। क्लस्टर ऑफ ट्रीज एक साथ ग्रो में कवर करते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? शेल्टर बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ग्रोइंग टुगेदर क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। फिर भी मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ किसमें? शेल्टर बेल्ट में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आ जाइए, ये रहे शेल्टर बेल्ट। ये देखिए रो में एकदम। शेल्टर बेल्ट आर रोज ऑफ ट्रीज यूजुअली अलोंग फेंस लाइन। दे आर प्लांटेड मेनली टू प्रोटेक्ट एनिमल्स टू क्रॉप, ये सब इन द रीजन्स, ये सब कल्टिवेटेड लैंड। शेल्टर बेल्ट ऑल्सो रिड्यूस विंड इरोजन, ये सब। ये मैंने आपको बताया था एक कतार में होते हैं ट्रीज। ट्रीज के बारे में कि भाई ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एक कतार में होते हैं और उनको हम इस तरीके की चीजें कहते हैं। बट साथ ही साथ फॉरेस्ट के बारे में हमने कहाँ पे देखा? हमने देखा था नेचुरल वेजिटेशन में भी। चलिए नेचुरल वेजिटेशन में भी एक बार देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कि भाई जब ट्रीज साथ में होते हैं तो उन्हें इस तरीके से हम बताते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह। ये देखिए डिसीडस फॉरेस्ट, शेड लीव्स फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रॉपिकल दिस associated animals, growing number large areas of forest having cleared, ये सब हमने देख लिया था। तो हमारा आंसर एकदम सही है। क्या? शेल्टर बेल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? शेल्टर बेल्ट। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉइल, रेगुड़ सॉइल। हमारा आंसर हो गया क्या? रेगुड़ सॉइल। फोर्थ इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। क्या भाई? वर्टिकल मतलब ऊपर की साइड में, वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल किस तरीके का होता है? तो चलिए लेयर्स ऑफ सॉइल में आ जाते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, आ जाइए देख लेते हैं एक बार। मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे है, बट फिर भी एक बार चेक तो करना पड़ेगा ना। वर्टिकल लेयर्स ऑफ सॉइल हमें देखना है। आ जाइए इधर। यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। क्रॉप्स कल्टीवेशन एल्टीट्यूड की बात करता है यहाँ पे, तो इंटेंस ब्लीचिंग होती है वो है। यहाँ पे भी नहीं है। सॉइल रिसोर्स में नहीं है। इधर देखिए वो हॉरिजन में नहीं है। ट्रू सॉइल हमने देख लिया था। ट्रू सॉइल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड अनब्रोकन एंड
फैक्टर ए बी सी डी और ई। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल जो है उसकी डिफरेंट लेयर्स बन रही है, कहाँ पे, वर्टिकल सेक्शन में डिफरेंट लेयर्स बन रही है सॉइल की, तो कहाँ पे बनती है, उस वर्टिकल सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना। तो जहां तक मैंने आपको बताया था उस वर्टिकल सेक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कई तरीके की सॉइल की लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, 1 2 3 4 अलग अलग तरीके की सॉइल की लेयर्स होती है वर्टिकल सेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ये आप ढूंढ के आइएगा होमवर्क में, हमें बुक में नहीं मिल रहा है, तो चलिए इसे सब ढूंढ के आइए, होमवर्क में आपको मैं देता हूँ, ये होमवर्क में आपको ये ढूंढ के आएगा। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन एंड वॉट। तो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है अभी, ये मैंने आपको बताया था, रिवर्स में होता है, ग्राउंड वाटर में होता है, एक तो क्या है ग्राउंड वाटर में, और एक ग्लेशियर और लेक्स में, सॉरी यहाँ पे रिवर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, ग्लेशियर और आइस कैप्स में, यहाँ पे आएगा ग्लेशियर और आइस कैप्स और ग्राउंड वाटर में फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। अब आ जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज व्हाट, इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये भी आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अभी बाकी जो नीचे चीजें हैं ये सब के सब आपको होमवर्क में करने होंगे, डी और ई मैंने आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी चीजें अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।